Uh, Today we will discuss some more terms in linguistics from the glossary of the book of George Yule. The very first term is a noun phrase. Noun phrase is basically a term used in uh, syntax while making tree diagram or transformational rules, phrase structural rules. So a phrase such as the boy or an old bicycle containing noun plus other constituents. ठीक है जी, कि नाउन हो उसमें और साथ कोई अदर कॉन्स्टिट्यूएंट हो तो वो जो है आपकी नाउन बन जाएगी। जैसे हम देखते हैं कि बॉय ये आपका है नाउन, ठीक है जी। जब हम इसको करते हैं अ बॉय तो ये बन जाती है नाउन फ्रेज एंड इट इज डिनोटेड बाय एनपी। एनपी स्टैंड्स फॉर नाउन फ्रेज। तो a boy is a only boy is a noun, and when we add determiner or the article with it, it will become noun phrase. ठीक है। इसी तरह अगर हम कहते हैं a smart boy, then again 1 2 and 3 ये तीनों वर्ड्स मिलकर जो है ये बन जाएगी क्या? इट विल बिकम अ फ्रेज। ठीक है जी। तो नाउन फ्रेज जो है वो क्या है? अ फ्रेज सच एज द बॉय और एन ओल्ड बाइसिकल कंटेनिंग अ नाउन प्लस अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इसमें नाउन जो है वो हेडवर्ड के तौर पर इस्तेमाल होता है और दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट साथ उसके आते हैं। उसके बाद है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या है? द वाउल इन अ सिलेबल। सिलेबल के बारे में आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट द सिलेबल हैज three components. Syllable has three components. The one is onset, this one is a nucleus, and this one is a coda. और ये जो न्यूक्लियस है दिस इज ऑलवेज अ वाउल साउंड। ठीक है जी। ऑनसेट पे भी कॉन्सोनेंट साउंड होती है और कोडा पे भी कॉन्सोनेंट साउंड होती है, और ये जो दरमियान में आपकी वाउल साउंड है इट इज ऑलवेज अ नाउन सॉरी वाउल साउंड। क्लियर होगी जी बात? तो न्यूक्लियस अ वाउल इन अ सिलेबल। उसके बाद नंबर है द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ नाउन है सिंगुलर और प्लूरल। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म है। ओल्ड इंग्लिश, द फॉर्म ऑफ इंग्लिश इन यूज बिफोर 1100। ये थोड़ा सा आज हम क्विकली करेंगे क्योंकि आई ट्राई टू कंप्लीट इट टुडे, और जो ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स होंगी उनको हम डिस्कस करेंगे। बाकी जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं वो आप माशाल्लाह से इतने समझदार हैं कि यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। उसके बाद है वन वर्ड स्टेज। दिस इज अ टर्म इन साइको लिंग्विस्टिक्स जिसमें लैंग्वेज एक्विजिशन में है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी बैबलिंग वाली स्टेज होती है, फिर वो वन वर्ड स्टेज पे आता है, फिर वो टू वर्ड की स्टेज पे आता है, फिर सेंटेंस मेकिंग की। तो दिस इज वन ऑफ द स्टेज इन लैंग्वेज एक्विजिशन। द पीरियड इन L1 एक्विजिशन। L1 मीन आपकी जो है जो बच्चा लैंग्वेज एक्वायर कर रहा है व्हेन चिल्ड्रन कैन प्रोड्यूस सिंगल टर्म विद द ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। तो वो सिंगल टर्म जो इस्तेमाल करता है, जो उसको यूज करता है, या सिंगल टर्म या सिंगल वर्ड जब वो यूज करता है तो वहां पर उस स्टेज को जो है वो वन वर्ड स्टेज कहते हैं। उसके बाद है onomatopoeia. Onomatopoeia words containing sounds similar to the noises they describe. अब पीछे हमने जब आर्बिट्रेरीनेस पढ़ा था, लैंग्वेज की आर्बिट्रेरीनेस होती है कि मतलब देयर इज नो इंट्रिंसिक रिलेशनशिप बिटवीन द सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। ठीक है। जैसे जिसकी मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो यू विल सी कि ये आपका फर्ज करें कि ये आपका ट्री है, ठीक है, और ये आपका वर्ड है ट्री। ठीक है। दिस इज एन ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द नेम। ठीक है जी। अब अकॉर्डिंग टू आर्बिट्रेरीनेस इस ट्री की जो ऑब्जेक्ट है इसके और इसके नेम के दरमियान देयर इज नो इंट्रिंसिक रिलेशनशिप। अब ये नो इंट्रिंसिक रिलेशनशिप जो है
ये जब नहीं होता तो दैट क्वालिटी ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड आर्बिट्रेरीनेस ऑफ लैंग्वेज। ठीक है जी। अब ओनोमोटोपिया क्या होता है कि जैसे बजर है, ठीक है जी, जब ये साउंड क्रिएट करती है तो ये ब साउंड क्रिएट करती है। ठीक है जी। अब इसकी जो साउंड है और इसका जो नाम है उसमें क्या है, देयर इज अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप, यू कैन से के वर्ड्स कंटेनिंग साउंड सिमिलर टू द नॉइज दे डिस्क्राइब। जैसे बैंग है, कुकू भी कुकू की साउंड देता है। तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है उसको ओनोमोटोपिक फॉर्म या ओनोमोटोपिया कहते हैं। उसके बाद है ऑनसेट। ऑनसेट मैंने अभी डिस्क्राइब किया आपको, द पार्ट ऑफ द सिलेबल बिफोर द वाउल। ऑनसेट जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे होता है, फिर न्यूक्लियस होता है, फिर कोडा होता है। जो पहली पोजीशन पे कॉन्सोनेंट आता है उसको ऑनसेट कहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद है ओपन सिलेबल, अ सिलेबल दैट एंड्स विद अ वाउल आर न्यूक्लियस एंड हैज नो कोडा। ये थोड़ी सी टेक्निकल टर्म है, इसको आप समझने की कोशिश करें। ठीक है जी। अभी मैं थोड़ा सा आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अच्छा, हमने क्या अभी डिस्कस किया था कि जो आपका सिलेबल होता है इसके 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे कोडा होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है। ये कोडा है या ऑनसेट है? ये आपका ऑनसेट है। ठीक है जी। यहाँ पे कोडा नहीं होगा, यहाँ पे ऑनसेट होगा, ये न्यूक्लियस और ये आपका कोडा। अब समटाइम्स क्या होता है कि आपके वर्ड के अंदर या आपका जो भी आपने सिलेबल बनाया है पूरा, जैसे एम है, एम इज अ वर्ड, इसमें इट स्टार्टेड विद द वाउल साउंड एंड एंड्स विद द कॉन्सोनेंट साउंड, तो ये आपका न्यूक्लियस है और ये है कोडा। यहाँ पे ऑनसेट मिसिंग है। ठीक है जी। इसी तरह आपके कुछ वर्ड्स हैं जैसे कोई ऐसा वर्ड हो जिसमें आपका ऑन जो है कोडा मिसिंग हो। ठीक है जी। तो वो है आपका नो। ठीक है जी। अब नो में क्या है, ये आपका ऑनसेट है, कॉन्सोनेंट्स है और ये आपका वाउल है। ठीक है। अब इसमें कोडा मिसिंग है। ठीक है। तो सिलेबल के अंदर ऑनसेट भी मिसिंग हो सकता है, कोडा भी मिसिंग हो सकता है। तो जब किसी भी सिलेबल के अंदर ऑफसेट यानी कोडा मिसिंग होगा वो ओपन सिलेबल कहलाएगा। ठीक है। अ सिलेबल दैट एंड्स विद द वाउल आर न्यूक्लियस एंड हैज नो कोडा। क्लियर होगी जी बात। उसके बाद है ओरलिज्म, अ मेथड डिजाइन टू टीच डेफ स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड रीड लिप्स रादर देन द यूज साउंड साइन लैंग्वेज। ये ओरलिज्म है, वो एक टेक्निक है, मेथड है। ठीक है, जो आप डेफ जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाने के लिए। ठीक है जी। उससे वो करते क्या है, टू स्पीक एंड रीड लिप्स रादर देन यूज साइन लैंग्वेज, कि आप मुंह में बोल रहे हैं लिप्स से, तो वो लिप्स की मूवमेंट से आपकी जो है वो अंदाजा लगा देते हैं कि व्हाट आर यू सेइंग। उसके बाद है ओरिएंटेशन, द वे द हैंड इज पोजिशन एज एन आर्टिकुलेटरी मैनर ऑफ ASL। पीछे हमने पढ़ा था हैंड मूवमेंट में, उसकी लोकेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि जो आपके हैंड मूवमेंट होती है वो आपके लोअर जो है आपका हेड जो है या अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी जो है उसके साथ जो है उसकी वो मतलब जो है उसको आप वेव करते हैं या उसकी पोजीशन क्रिएट करते हैं। तो ओरिएंटेशन जो है द वे द हैंड इज पोजीशन एज एन आर्टिकुलेटरी पैरामीटर्स ऑफ ASL। ठीक है जी। उसके बाद है आर्थोग्राफी। दो चीजें होती हैं। ठीक है, एक होती है आपकी आर्थोग्राफी, ठीक है, और एक होती है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है जी। ये जो आर्थोग्राफी है, टू राइट इन स्पेलिंग्स, ये जैसे मैं लिख रहा हूं ये आर्थोग्राफिक फॉर्म है। ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, टू राइट इन सिंबल्स। ठीक है जी। जैसे मैं कोई वर्ड लिखना चाह रहा हूं, फर्ज करें कि मैंने लिखना है कैट। ठीक है जी। ये आपकी आर्थोग्राफी है और
ये आपकी ट्रांसक्रिप्शन है। ठीक है जी। अब यहाँ पे सी साउंड है, अगर आप देखें तो ये सी का लेटर है और बट इट इज क्रिएटिंग अ ख साउंड, तो ये आ गया कैट। ठीक है जी। और इसी तरह पैट, बैट। ठीक है जी। ये आपके हो गए। इसके बाद हम जो है ऑर्थोग्राफी टू राइट एंड स्पेलिंग्स, ठीक है, एंड टू राइट एंड ट्रांसक्रिप्शन, दैट इज टू राइट एंड सिंबल इज ट्रांसक्रिप्शन। आउटपुट द लैंग्वेज प्रोड्यूस्ड बाय एन एक्वायरर लर्नर इन कंट्रास्ट टू इनपुट। ठीक है जी, वो हमने पीछे इनपुट भी पढ़ा था। उसके बाद है ओवर एक्सटेंशन in L1 acquisition using a word to refer to more objects than in is usual in the language. Ball used to refer to the moon. अब इसमें क्या होता है, ओवर एक्सटेंशन, जो आप किसी चीज को एक्सटेंशन देते हैं, जब आप L1 की एक्विजिशन कर रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं, तो यू यूज अ वर्ड टू रेफर टू मोर ऑब्जेक्ट्स देन इज यूजुअल इन द लैंग्वेज। जैसे बॉल यूज टू रेफर टू द मून, इसी तरह और बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जो कि आप किसी भी चीज ऑब्जेक्ट को जो है वो रिफर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो सारे वर्ड्स जो हैं ओवर एक्सटेंशन कहलाते हैं। उसके बाद है ओवर जनरलाइजेशन। ओवर जनरलाइजेशन जो है ये एरर एनालिसिस में से एक जो है वो आपका एरर भी इसे आप कह सकते हैं कि उसमें क्या होता क्या है बेसिकली, कि जैसे हम करते हैं वॉक। ठीक है जी, इसकी सेकंड फॉर्म क्या है, वॉक, वॉक्ड। ठीक है जी। इसी तरह हम देखते हैं टॉल, इसकी अगर हम वो बनाते हैं डिग्रीज तो वो क्या है, टॉलर और टॉलेस्ट, ऐसे ही बनी। वो आपकी वर्ब फॉर्म्स हैं, ये आपकी डिग्रीज हैं एडजेक्टिव्स की। अब इसी को अगर हम लें तो गो की क्या बनेगी, गो, गोड, गोड। ठीक है जी। और इसी तरह अगर हम टॉल को लें तो हम गुड लेते हैं, वो बनेगी गुडर और गुडेस्ट। ठीक है जी। अब ये है ओवर जनरलाइजेशन, कि जब अन्यथा आप एक रूल को हर जगह पे अप्लाई करते हैं, जैसे वॉक, वॉक, वॉकड है, तो गो, वेंट, गॉन होता है, गो, गोड, गोड नहीं होता। तो जिस बंदे ने पढ़ा है कि ईडी लगाने से उसकी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बन जाती है, तो वो क्या करेगा, वो हर एक वर्ब के साथ ईडी लगा देगा ताकि वो रूल को फॉलो कर सके। इस तरह की जो सिचुएशन होती है उसको क्या कहते हैं, ओवर जनरलाइजेशन। इसी तरह जब आप एडजेक्टिव्स की फॉर्म्स डिग्रीज बनाते हैं तो वो ई आर और ई एस टी लगाते हैं। तो इसी तरह अगर हम गुड के साथ ई आर और ई एस टी लगा देते हैं, ठीक है जी, ये आपका ई आर और ई एस टी यहाँ पे लग गया। ठीक है, और यहाँ पे ईडी, यहाँ भी ईडी। तो ये जो हम इस तरह की गलती करते हैं उसको ओवर जनरलाइजेशन कहते हैं। इन L1 एक्विजिशन यूजिंग एन इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम ऑन वन मोर वर्ड्स दैट आर यूजुअल इन द लैंग्वेज, जैसे टू फुट्स। ठीक है, अब फुट एस लगाकर आप प्लूरल बनाते हैं, तो फुट का एस लगाया तो फुट्स बन गया, जो कि गलत है। ठीक है, फीट होता है। क्लियर होगी जी ओवर जनरलाइजेशन। उसके बाद है ओवर्ट प्रेस्टीज और कोवर्ट प्रेस्टीज। ये दो टर्म्स हैं, इधर ही दोनों समझा दूंगा, ओवर्ट भी और कोवर्ट भी। ठीक है जी। अच्छा जी, प्रेस्टीज क्या होती है, प्रेस्टीज कहते हैं इज्जत, वकार, अजमत, जो भी आप कह लें कि किसी भी वैल्यू लैंग्वेज की, जो भी लैंग्वेजेस हम बोलते हैं उनकी, उनको प्रेस्टीज हम खुद देते हैं। एंड इट इज ऑलवेज द स्पीकर्स हु गिव प्रेस्टीज टू द लैंग्वेज। जो भी लैंग्वेज के स्पीकर होंगे वो उसको प्रेस्टीज दे सकते हैं। जैसे हम पंजाबी स्पीकर्स हैं तो हमने माशाल्लाह से पंजाबी को इतनी ज़्यादा प्रेस्टीज दी हुई है कि हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे पंजाबी सीखें। ऐसे ही है ना जी। तो आप में से भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अपने जो जिन्होंने ये सोचा होगा कि जब हमारे बच्चे होंगे तो हम उनको पंजाबी नहीं सिखाएंगे। तो जब आप खुद अपनी लैंग्वेज को यही प्रेस्टीज नहीं दे रहे तो गोरा आके पंजाबी को थोड़ी प्रेस्टीज देगा। ठीक है, तो जो स्पीकर्स होते हैं वो अपनी लैंग्वेज को प्रेस्टीज
देते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ओवर्ट प्रेस्टीज की और कोवर्ट प्रेस्टीज की। The status that is generally recognized as better or more positively valued in the larger community in contrast to covert prestige. अब याद रख लें कोवर्ट और ओवर्ट, सॉरी, ये आपका है कोवर्ट और ओवर्ट। को स्टैंड फॉर कवर्ड, ओ स्टैंड फॉर ओपन। ठीक है, जो कवर्ट प्रेस्टीज होती है वो हिडन होती है और जो ओवर्ट प्रेस्टीज होती है वो ओपन होती है। जैसे कोवर्ट में सीईओ है तो दैट्स यू कैन से, मतलब की बनाने के लिए, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कह सकते हैं कि ये सीईओ स्टैंड फॉर कवर्ड या कोवर्ट। कवर्ड मीन हिडन, ठीक है जी, अब यहाँ पे हिडन भी लिख देता हूँ, और ओवर्ट मीन ओपन। ठीक है जी, तो ये जो प्रेस्टीज लैंग्वेज की होती है, जो ओवर्ट प्रेस्टीज होती है, इसके लिए याद रखें कि ये जो है ओपन होती है। ठीक है, और कोवर्ट जो है वो क्या होती है, वो हिडन होती है। यही मैंने लिखा है, कहीं उलट तो नहीं लिख दिया जी। कोवर्ट, कवर्ड और ओपन। क्लियर होगी जी बात। अब ये प्रेस्टीज का भी मैंने आपको बता दिया कि ये स्टेटस होता है किसी भी लैंग्वेज का, स्टेटस दैट इज जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज बेटर और मोर पॉजिटिवली वैल्यूड इन लार्जर कम्युनिटी इन कंट्रास्ट टू कोवर्ट प्रेस्टीज। क्लियर होगी जी बात। उसके बाद है पैलेट, हार्ड पैलेट ऑफ द रूफ ऑफ द माउथ इज कॉल्ड पैलेट। ठीक है, पैलेटल आ गए, द कॉन्सोनेंट प्रोड्यूस्ड बाय रेजिंग द टंग टू द पैलेट आर कॉल्ड पैलेटल। ये हमने उसमें पढ़ा हुआ है कि पैलेटल कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं, या पैलेटल साउंड्स कौन सी होती हैं, और पैलेट क्या होता है, द रूफ ऑफ द माउथ, उसके मतलब आगे पार्ट्स हैं, उसमें सबसे पहले दांतों के पीछे अगर आप जाएं तो उभरी हुई जो सतह है दैट इज द एल्वियोलर रिज, उसके पीछे जो रूफ ऑफ माउथ, अगर आप जबान मूव करें तो वो आपकी जो है हार्ड सा हिस्सा है, वो हार्ड पैलेट है। उसके पीछे अगर जबान मूव करें तो सॉफ्ट सा हिस्सा आता है, उसको सॉफ्ट पैलेट कहते हैं, और उसके पीछे एक लोब सा लटका हुआ होता है जिसको यूवियोला बोलते हैं। ठीक है जी, एल्वियो पैलेटल, द फर्स्ट साउंड इन शेप, ये आगे उसी की है। ठीक है जी, अच्छा, पैसिव वॉइस, the forms of the verb used to say what happens to the subject, the car was stolen, in contrast to active voice। ठीक है जी, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ये बचपन से ही आप करते चले आ रहे हैं, और आपको इसका आइडिया होगा कि पैसिवाइजेशन में अब एक सिंपल सी, देयर आर सो मैनी अदर इंडिकेटर्स आर द मार्कर्स ऑफ बीइंग अ पैसिव। ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट मिसिंग हो, सब्जेक्ट ना हो, ठीक है, वो आम तौर पर या ज्यादातर जो है वो क्या होता है, वो आपका पैसिव वॉइस होता है। जैसे आम खाए गए, भाई किसने खाए, कोई पता नहीं, मैंगोज वर रिटर्न। ठीक है जी, और या फिर वो आपका जो सब्जेक्ट है उससे वो काम एक्टिवली नहीं करवा, एक्टिव होके वो ना करे, वो उसे मजबूरन करे। जैसे मैंगोज आर ईटन बाय देम, आम उनसे खाए गए। अब इसमें वो आम खाता है या आम उससे खाए गए, फर्क का साफ जाहिर है, जो कि आप अच्छी तरह से परसीव कर लेते सकते हैं। ठीक है, तो पैसिव वॉइस जो है, जो से व्हाट हैपेंस टू द सब्जेक्ट। उसके बाद है पर्सन। पर्सन आपको पता ही है, द ग्रामेटिकल कैटेगरी डिस्टिंग्विशिंग फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक है, ये आप आई, वी, यू, ही, शी, इट, ली, सना, दे, और फिर आगे इसके तीन केसेस हैं। एक है सब्जेक्टिव केस है, फिर पोजेसिव केस है, और फिर आपका ऑब्जेक्टिव केस है। थोड़ा सा अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको बता दूं, ताकि ये ग्रामर वाले पोर्शन में क्वेश्चन अगर आपको आ जाए तो यू विल बी एबल टू सॉल्व। ठीक है जी, सबसे पहले आपका आई, फिर है वी, फिर है यू, फिर है ही, फिर है शी, ठीक है, फिर है इट, और फिर है दे। ठीक है जी, आई का जो ये सारा आपका क्या है, ये सब्जेक्टिव पोर्शन है, ये सब्जेक्टिव फॉर्म है। आई की जो है वो माई है या माइन है। ठीक है, वी की आर, यू की योर, ये पोजेसिव केस बता रहा हूँ, ही की इज, शी की हर, इट की इट्स, और दे की देयर।
ठीक है जी। इसके बाद ये आपका आ जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, आई, माई, माइन और मी। ठीक है जी। वी आर अस, यू योर यू, ही इज हिम, ही हर, इट इट्स इट और दे देयर देम। ठीक है जी। तो ये आपके क्या हैं, दीज आर पर्सन्स आर, इनको पर्सनल प्रोनाउंस भी कहते हैं। जो उसने एक फॉर्म बताई है, मैंने आपको तीनों फॉर्म्स बता दिए हैं, सब्जेक्टिव, पोजेसिव और ऑब्जेक्टिव। ठीक है। इस जो है सेशन के बाद हम 10 मिनट्स ब्रेक लेंगे नमाज के लिए। ठीक है। और नेक्स्ट सेशन में आई विल गिव यू 10 मिनट्स। मुझे ज़रा याद करवा दीजिएगा, कल भी क्वेश्चन लेने आपके याद नहीं रहे। ठीक है जी। उसके बाद है पर्सन डेक्सेस, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आपने जो है वो क्या उसको कहते हैं, याद कर लेना है अच्छे तरीके से। ये मैंने भी कोशिश की हाईलाइट करने की। यूजिंग वर्ड सच एज हिम और देम, अ वे ऑफ पॉइंटिंग टू पर्सन विद लैंग्वेज। सबसे पहले डेक्सेस क्या होते हैं? डेक्सेस का मतलब होता है पॉइंटिंग वाया लैंग्वेज, कि लैंग्वेज के जरिए से आप किसी को पॉइंट आउट करते हैं। जैसे ही इज, हिम है, देयर, हेयर, वेयर, ये सारे क्या है, ये डेक्सेस है। आगे इनकी डिफरेंट टाइप्स है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पर्सन डेक्सेस की। तो ये जब आप किसी को वर्ड यूज करके हिम और देम और पॉइंटिंग अ पर्सन, ठीक है जी। पर्सन डिक्सेस होते हैं, टेम्पोरल डिक्सेस होते हैं और स्पेशियल डिक्सेस होते हैं। ठीक है। आगे जैसे जैसे आएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। और डिक्सेस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक आध एमसीक्यू सेट हो सकता है, तो काइंडली जरा इसको अच्छे तरीके से पढ़िएगा। ठीक है जी। तो पर्सन डिक्सेस का मतलब होता है जैसे पर्सनल प्रोनाउन का यूज होता है, उनको इस्तेमाल करके आप किसी शख्स की तरफ इशारा करते हैं। ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, पर्सन डिक्सेस। उसके बाद है फेरिंजल। फेरिंजल जो है, ये साउंड्स प्रोड्यूस इन द फेरेंक्स, फेरेंक्स के अंदर से जो साउंड प्रोड्यूस होती है उनको फेरिंजल साउंड्स कहते हैं। और ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म है। फेरेंक्स क्या होता है ये मैंने आपको बताया था, कि अगर आप नीचे से शुरू करें तो सबसे पहले आपके लंग्स आएंगे, फिर विंड पाइप आएगा, फिर फेरेंक्स, फिर लेरेंक्स। और लेरेंक्स द एरिया इनसाइड द थ्रोट अबव द लेरेंक्स, लेरेंक्स के ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो आपका फेरेंक्स कहलाता है। क्लियर होगी जी बात। उसके बाद है फिलॉलॉजी। ये मैंने आपको पहले बताई हुई है स्पीच ऑर्गन्स में। अगर आप मेरा फोनेटिक्स एंड फिलॉलॉजी वाला लेक्चर जो है वो अगर किसी को ना समझ आए तो वहाँ से बड़ी डिटेल से मैंने सारी चीज़ें स्पीच ऑर्गन्स को भी आपको बताया हुआ है, और वहाँ से आप देख सकते हैं, वीडियो देख लें। ठीक है। तो वो लिंग्विस्टिक्स पे और रिसर्च पे मैं वीडियोस अपलोड वहाँ पे करता रहता हूँ। जिन लोगों का इंटरेस्ट है वो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। बेल का बटन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। लेकिन इट्स अप टू यू, अगर इफ़ यू हैव इंटरेस्ट। तो चैनल पे ये सारी जो वीडियोस हैं ये मौजूद हैं, सारे पेज वाइज भी हैं, ओवरऑल भी हैं, कुछ रिसर्च के हवाले से भी हैं। एनीवेज, इफ़ यू हैव एनी इंटरेस्ट इन linguistics and research, so you can subscribe that channel. अच्छा, फिलॉलॉजी द स्टडी ऑफ लैंग्वेज हिस्ट्री एंड चेंज। अब लैंग्वेज जो है वो हमने उसकी बड़ी एक क्वालिटी पढ़ी थी कि लैंग्वेज जो है वो स्टैटिक नहीं है, उसके अंदर चेंज आती रहती है। ठीक है। तो फिलॉलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, लैंग्वेज की हिस्ट्री और उसके अंदर आने वाली चेंज। ठीक है। जैसे ये डाइक्रोनिक टाइप होती है, इसमें मतलब डेवलपमेंटल स्टेजेस जो हैं लैंग्वेज की उनको हम डिस्कस करते हैं और पढ़ते हैं। फोन, ये फोन आपका ये सेल फोन नहीं है। ठीक है। फिजिकली प्रोड्यूस स्पीच साउंड्स रिप्रेजेंटिंग वन वर्जन ऑफ अ फोनीम, कि फोनीम का एक वर्जन जो है वो उसको जो जाहिर करता है। जैसे कोई भी साउंड है, अ है, ब है, ट है, थ है, ज है, और इसके साथ एलोफोन होता है। एलोफोन जो है वो वेरिएंट्स होते हैं किसी भी मॉर्फोनीम के। ठीक है। हमने मॉर्फोलॉजी भी पढ़ा, मॉर्फीम भी पढ़ा। एक एलोमॉर्फ होते हैं और एक होते हैं एलोफोन। फोन से एलोफोन और मॉर्फीम से एलोमॉर्फ। ठीक है। तो अब ये फोन्स जो हैं ये फिजिकली प्रोड्यूस स्पीच साउंड जो आप बोल रहे हैं, और वो एक ही वर्जन उसकी होती है, उसको कहते हैं। और नीचे ही फनीम आ गया है
The smallest meaning distinguishing sound unit in the abstract representation of the sounds of a language. कि जो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होता है वो फनीम है, जो फिजिकल प्रोडक्शन की सूरत में आ जाता है वो फोन आ जाता है। अक्सर बच्चे सवाल करते हैं कि फनीम और फोन में क्या फ़र्क है, या मॉर्फीम और मॉर्फ में क्या फ़र्क है। ये कल भी सवाल कोई कर रहा था तो टाइम ख़त्म हो गया कि मॉर्फीम और मॉर्फ में क्या फ़र्क है। तो वही फ़र्क है जो फनीम और फोन में है, कि जो मॉफ है वो उसकी फिजिकल जो है एक्चुअल रियलाइजेशन जो है वो आपका मॉफ है, और फिर उसका जो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है या जो उसकी मीनिंगफुल डिस्टिंग्विशिंग फीचर है उसको आप मॉर्फीम कहते हैं। उसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। तो इसी तरह फोन जो है वो उसकी फिजिकल रियलाइजेशन है, उसकी प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड्स हैं, और फनीम जो है ये आपकी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होती है, एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द साउंड्स ऑफ अ लैंग्वेज। उसके बाद है फोनेटिक अल्फाबेट्स, ये इन्वेंट्री को कहते हैं, जो पूरा मैंने फनीमिक चार्ट आपको बना के दिखाया था वो पिछले लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है। ठीक है, अ सेट ऑफ सिंबल्स ईच वन रिप्रेजेंटिंग अ डिस्टिंक्ट साउंड सेगमेंट, जिसमें पूरी वो डिटेल है, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन की सारी। वो मैं जो है प ब म प ब ट ड क ग थ द स ज श ह ल र म न और जो है ह, और उसके बाद जो है व, और जो है ये। ठीक है, ये सारे आपके फनीम्स हैं, और ये फोनेटिक अल्फाबेट्स इनको सिंबल्स जो हैं वो उनको सेट ऑफ सिंबल्स ईच वन रिप्रेजेंटिंग अ डिस्टिंक्ट साउंड सेगमेंट। ठीक है जी, उनको फोनेटिक अल्फाबेट्स कहते हैं। फोनेटिक्स जो है वो स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीच साउंड्स हैं। फोनेटिक्स की डेफिनेशन मैंने बड़ी डिटेल से आपको बताई थी। फोनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, परसेप्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ स्पीच साउंड्स। ठीक है, तीन इसमें चीज़ें होती हैं, प्रोडक्शन, परसेप्शन एंड ट्रांसमिशन। ठीक है, वो अब उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, आप पिछली वीडियो देख लें, उससे आपको बड़ी क्लैरिटी हो जाएगी। जिन्होंने पढ़ी हुई है उनको पता होगा। फोनोलॉजी, फोनेटिक्स और फोनोलॉजी में मैंने फ़र्क क्या बताया था? द स्टडी ऑफ साउंड्स एंड पैटर्न्स ऑफ स्पीच साउंड्स इन अ लैंग्वेज। फोनेटिक्स जनरल स्टडी होती है, साउंड्स की ओवरऑल स्टडी होती है, होलिस्टिक व्यू उसमें लिया जाता है। और फोनोलॉजी में आप क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की बात करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद है फोनोटेक्टिक्स। फोनोटेक्टिक्स जैसे कंस्ट्रेंट्स होती हैं ना, कुछ पाबंदियां होती हैं। ठीक है, जैसे क्लास में आप बैठे हैं तो टीचर अगर क्लास में है तो आपको क्लास से बाहर जाने की परमिशन नहीं है, ये एक कंस्ट्रेंट है। क्लास में कुछ आप खा नहीं सकते, ये कंस्ट्रेंट है। ठीक है, क्लास में फोन नहीं सुन सकते, ये कंस्ट्रेंट है। इसी तरह फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी में भी कुछ कंस्ट्रेंट्स होती हैं। ठीक है, यानी कुछ पाबंदियां होती हैं, कंस्ट्रेंट्स ऑन द परमिसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड इन द लैंग्वेज। उसको वो जो कंस्ट्रेंट्स होती हैं कि ये साउंड इसके साथ आ सकती है, ये साउंड इसके साथ नहीं आ सकती, ये जो कंस्ट्रेंट होती हैं इन सब को हम फोनोटेक्टिक्स में डिस्कस करते हैं कि कौन सी साउंड किसके साथ आ सकती है और कौन सी साउंड किसके साथ नहीं आ सकती। ठीक है जी। उसके बाद है फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स, ये कल मैंने आपको बता दिए थे। रूल्स रिलेटिंग दैट द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्रेज ऑफ स्पेसिफिक टाइप कंसिस्ट ऑफ वन और मोर कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिए थे कल सारे डिटेल से। फिजिकल कॉन्टेक्स्ट, द सिचुएशन, टाइम और प्लेस इन विच वर्ड्स आर यूज। ये जैसे मैं यहाँ पे बैठ के बात कर रहा हूँ तो जो फिजिकल कॉन्टेक्स्ट होता है या सिचुएशन होती है जिसमें हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं उसको क्या कहते हैं? फिजिकल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है जी। उसके बाद है पिक्टोग्राम, पिक्टोग्राफिक राइटिंग, अ वे ऑफ राइटिंग इन विच अ पिक्चर ड्राइंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट। क्या आप तस्वीर बनाकर उस बच्चे को जो है वो दिखाते हैं और वो उसे समझ लेता है। अ वे ऑफ राइटिंग इन विच अ पिक्चर ड्राइंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज यूज टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट। जैसे अगर एप्पल आपने बताना है तो एप्पल की तस्वीर सामने रख दें, या एप्पल की जो है वो डिज़ाइन करके बना के आप रख दें। ठीक है जी। उसके बाद है आपकी टर्म पिजन। पिजन ये कबूतर वाला पिजन नहीं है जो आप घरों में भी पालते हैं। ये पिजन है वेराइटी ऑफ लैंग्वेज दैट डेवलप्ड फॉर अ प्रैक्टिकल पर्पसेस such as a trade but which has no native speaker in contrast to a creole। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो एमसीक्यू कई दफ़ा आया हुआ है वो ये है कि व्हाट विच वैरायटी ऑफ लैंग्वेज डू नॉट हैव नेटिव स्पीकर। ठीक है,
तो पिजन जो है उसके नेटिव स्पीकर नहीं होते। क्यों नहीं होते ये मैं आपको अगले सेशन में बताता हूँ, बिकॉज आफ्टर द ब्रेक 10 मिनट